नमस्कार मित्रों, BKGS जोन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। सर्वप्रथम एक लंबे अरसे से, एक लंबे समय से मैं इस प्लेटफॉर्म पर कोई भी एजुकेशनल वीडियो नहीं ला पाया। इसके लिए मुझे खेद है, क्षमा प्रार्थी हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मुझे क्षमा कर देंगे। आज से हम इस प्लेटफॉर्म को एक तरीके से रीस्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और एक नए सेशन में एक नए तरीके से और एक नई शुरुआत कर रहे हैं। और इस नई शुरुआत के अंतर्गत मैं आप लोगों के लिए, देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि जीएस बहुत व्यापक है और इसकी व्यापकता का कारण सिर्फ ये है कि ये बहुत सारे सब्जेक्ट का समूह है, बहुत सारे सब्जेक्ट इसमें जुड़े हुए हैं। तो हम इस नए सेशन में जीएस के कोई भी 2 सब्जेक्ट पैरेलल रूप से चलाएंगे। और भी जो महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम जिस सब्जेक्ट को उठाएंगे उस सब्जेक्ट को चैप्टर 1 से शुरू करेंगे और अंतिम चैप्टर तक ले जाएंगे। सीक्वेंस से उसे करेंगे। ऐसा नहीं है कि आज एक वीडियो यहाँ से बना दिया, कल 2 वीडियो वहाँ से बना दिया, ऐसा नहीं करेंगे। एक सिस्टम से, एक सीक्वेंस से हम लोग चलेंगे। तो आज जो मैं आप लोगों के लिए शुरू कर रहा हूँ वो इतिहास विषय है। और इतिहास विषय को हम उस पोर्शन से शुरू कर रहे हैं जो पोर्शन परीक्षा दृष्टि से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर परीक्षा दृष्टि की बात करें, परीक्षाओं की बात करें, प्रतियोगी परीक्षाओं में देखें तो इतिहास विषय से सबसे ज़्यादा सर्वाधिक मात्रा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो आधुनिक भारत का इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन से पूछे जाते हैं। तो आज हम जो शुरुआत करेंगे इस नए सेशन की, इस रीस्टार्ट की जो कोशिश कर रहे हैं, रीस्टार्ट का जो प्रयास कर रहे हैं वो यहीं से कर रहे हैं, आधुनिक भारत का इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन। और इसका जो पहला सेगमेंट है, पहला कंटेंट्स है, वो है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। यूरोपीय कंपनियों का आगमन। अब देखिए, यूरोपीय कंपनियों का आगमन भारत में व्यापारिक उद्देश्य से हुआ है। किस उद्देश्य से हुआ है? यूरोपीय कंपनियों का आगमन भारत में किस उद्देश्य से हुआ है? इनका जो मूल उद्देश्य था भारत में व्यापार करना था। अब सबसे बड़ी बात यह है, ये भी जान लेना आवश्यक है, क्योंकि यूरोपीय कंपनियों का आगमन जिस समय हुआ, क्या उससे पहले भारत का विदेशों से व्यापार नहीं होता था? होता था। चीन काल से लेकर मध्यकाल तक भारत के व्यापारिक संबंध यूरोप से भी रहे हैं और अन्य देशों से भी रहे हैं। तो ये खास क्यों है? यूरोपीय कंपनियों का आगमन खास क्यों है? खास इसलिए है, पहले जो व्यापार होता था वो व्यापार मुख्यतः स्थल मार्गों से होता था। किससे होता था? स्थल मार्गों से होता था। अब चूंकि स्थल मार्ग अवरुद्ध हो गए, क्यों अवरुद्ध हो गए? एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। एक घटना है 1453 की। 1453 में उस्मानिया सल्तनत ने महत्वपूर्ण भाग एशिया माइनर, ये सामरिक रहा है, सामरिक महत्व का विषय रहा है, एशिया माइनर पर अधिकार कर लिया। और जब एशिया माइनर पर अधिकार कर लिया तो यहाँ बहुत सुप्रसिद्ध जगह रही है कुस्तुनतुनिया। इस पर अधिकार कर लिया। जब इस पर अधिकार कर लिया तो ये जो जगह है, ये जो स्थान है, ये पूर्व और पश्चिम दोनों के मध्य ये व्यापार सेतु का कार्य करता था। व्यापार के लिए एक सेतु का कार्य करता था। और जब ये मध्य का हिस्सा सेतु अवरुद्ध हो गया, सेतु तुर्कों के अधिकार में चला गया, तो ये व्यापार जो स्थल मार्गों का था वो अवरुद्ध हो गया। अब जब स्थल मार्ग व्यापार के लिए अवरुद्ध हो गए तो अब
नए मार्गों की खोज करना आवश्यक था। तो यूरोप वासियों ने ही सबसे पहले नए समुद्री मार्गों की खोज की और उसी के माध्यम से फिर व्यापार शुरू हुआ। तो अब छोटा सा हम एक कॉन्सेप्ट और समझ लेते हैं। 1488 में ये पुर्तगाल का एक व्यक्ति था जो सर्वप्रथम अफ्रीका के निचले हिस्से में, ये मान लेते हैं हम अफ्रीका है, यहाँ पर एक निकला हुआ हिस्सा है इसका हल्का सा, इस हिस्से को बोला जाता है केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप। 1488 में केप ऑफ गुड होप तक की यात्रा करने वाला पहला जो नाविक था वो बार्थोलोमो डियाज था। कौन था? बार्थोलोमियो डियाज। ये ध्यान रखिएगा, पूछता है एक आध बार ये भी प्रश्न पूछा है कि केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की। तो हालांकि इन्होंने खोज तो नहीं की थी, लेकिन ये सर्वप्रथम वहाँ पर पहुँचे थे, तो ये प्रश्न इनसे बना दिया जाता है कि केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी। तो बार्थोलोमो डियाज प्रथम नाविक थे जिन्होंने केप ऑफ गुड होप तक की यात्रा की और ये यहीं से वापस लौट गए। इसके बाद 1492 में 1492 में स्पेन का एक नागरिक कोलंबस, क्या नाम था इसका? कोलंबस भारत की खोज के लिए निकला, मतलब भारत तक पहुंचने के लिए निकला, लेकिन ये भारत नहीं पहुंच पाया बल्कि ये पहुंच गया अमेरिका महाद्वीप, ये अमेरिका पहुंच गया। तो ये कहा जाता है कि अमेरिका की खोज किसने की? तो कोलंबस ने की। हालांकि खोज इन्होंने बस ये पहुंचे थे, खोजा उसे जाता है जो एकदम नवीन हो। अमेरिका पहले से ही था, वहाँ जनजीवन पहले से ही था, लेकिन वहाँ जो लोग रहते थे, आप लोगों के लिए एक प्रश्न मैं और बता दूं, यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, अमेरिका के मूल निवासियों को क्या कहा जाता है? अमेरिका के जो मूल निवासी हैं उनको क्या कहा जाता है? ये बहुत ही पॉपुलर प्रश्न है। अमेरिका के मूल निवासियों को रेड इंडियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेड इंडियन कहा जाता है। ये कौन है? अमेरिका के मूल निवासी। अमेरिका के मूल निवासी हैं और इनको क्या कहा जाता है? रेड इंडियन कहा जाता है। अब एक चीज़ और है, अमेरिका की जो खोज है वो तो कोलंबस ने की, लेकिन अमेरिका का जो नाम है, ये एक नाविक था अमेरिगो। अमेरिगो के नाम पर इसका नाम अमेरिका रखा गया है। एक प्रसिद्ध नाविक हुए हैं अमेरिगो, उनके नाम पर इसका नाम अमेरिका रखा गया है। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो समुद्री रास्तों की खोज का, वो मैंने आपको बताया। अब हम शुरू करते हैं यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। यूरोपीय कंपनियों के आगमन की अगर हम बात करें तो इससे जो सबसे पहला प्रश्न बनता है वो यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम है। एक क्रम से यूरोपीय कंपनियां भारत में आई थी और उनका जो क्रम है, तो सबसे पहले जो आए थे वो आए थे पुर्तगाली। कौन आए थे? पुर्तगाली। दूसरे नंबर पर जो आए थे वो थे डच। तीसरे नंबर पे जो आए थे वो थे अंग्रेज। चौथे नंबर पे जो आए थे वो थे डेनिस या डेनमार्क। और सबसे अंत में जो आए थे वो थे फ्रांसीसी। ठीक है, तो ये यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम है और ये परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है कि यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम क्या था। अब इसमें सबसे पहले जो हैं वो हैं पुर्तगाली। तो अब सबसे पहले हम पुर्तगाली की बात करें। पुर्तगालियों की बात करें तो सबसे पहले 1498 में प्रथम पुर्तगाली नाविक जिसका नाम था वास्को डी गामा,
ये भारत आया था। अभी जिस केप ऑफ गुड होप की हमने चर्चा की थी, वास्को डी गामा उसी केप ऑफ गुड होप को पार करते हुए भारत में केरल राज्य के कालीकट बंदरगाह पर उतरा था। कालीकट बंदरगाह पर उतरा था कब? 1498 में। ये छोटी क्लासों से आप लोगों को रटाया जाता है, बताया जाता है कि वास्को डी गामा भारत कब आया था, तो हम लोग याद करते थे कि वास्को डी गामा भारत में 1498 में आया था। तो ये कालीकट बंदरगाह पर उतरा था और उस समय कालीकट का जो शासक था वो एक हिंदू शासक था जिसका नाम था जमोरिन। ये हिंदू शासक थे, हिंदू धर्म को मानने वाले, और इनका नाम था जमोरिन। ठीक है। अब ये यहाँ इनका जो मूल उद्देश्य था वो व्यापार था। वास्को डी गामा यहाँ आने के बाद इसने मसालों का व्यापार शुरू किया, मतलब मसाले खरीदने का व्यापार शुरू किया। इसने यहाँ से मसाला खरीदा और पुर्तगाल वापस ले गया। तो इसको जो उस मसाले के व्यापार में जो लाभ हुआ, उस लाभ था 60 गुने का। कितने का लाभ था? 60 गुने का लाभ था सारे एक्सपेंसेस निकालने के बाद। जब ये लाभ की जो बात थी, जैसे ही यूरोप में फैली कि 60 गुना लाभ है मसाले के व्यापार में, तो वहाँ पर एक होड़ मच गई भारत से व्यापार करने की। अब एक छोटी सी बात मैं और बता दे रहा हूँ कि मसालों का व्यापार ही क्यों हुआ। देखिए, यूरोप में आज भी और पहले भी जो मांस है, मीट है, वो बहुत उपभोग में लाई जाती है। पहले जो था इतनी आधुनिकता नहीं थी और इतने ज़्यादा संसाधन नहीं थे कि मीट को ज़्यादा लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाए। तो वो क्या करते थे, मसाले को पीस के उसकी परत उस पर चढ़ा दी जाती थी, तो एक लंबे समय तक जो मांस होता था वो सुरक्षित बना रहता था। इसलिए वहाँ पर मसालों की डिमांड ज़्यादा थी। जब ये हुआ उसके बाद दूसरा पुर्तगाली जो व्यक्ति था वो 1500 में भारत आया, जिसका नाम था पेड्रो अल्वारेज। ये 2 जहाजी बेड़ों के साथ भारत आया और ये भी मसाला ले गया। इसके पश्चात 1502 में वास्को डी गामा पुनः भारत आया, और जब पुनः भारत आया इसी के साथ 1503 में पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी, पहली कॉमर्शियल कोठी कोचीन में स्थापित की। और ये प्रश्न पूछता है, क्या हुआ? पहली व्यापारिक कोठी। कभी कभी खाली कोठी पूछ देता है, कभी कभी व्यापारिक कोठी पूछ देता है। व्यापारिक कोठी, कभी कभी इसे फैक्ट्री पूछ देता है, फैक्ट्री कहा जाए, व्यापारिक कोठी कहा जाए, व्यापारिक कारखाना कहा जाए, या खाली कोठी कहा जाए, तो बात तीनों की एक ही है। इन्होंने पहली फैक्ट्री पुर्तगालियों ने 1503 में कहाँ स्थापित की? कोचीन में स्थापित की। और इनकी दूसरी जो फैक्ट्री थी वो कन्नूर में स्थापित हुई थी। ये कन्नूर में कौन सी थी? दूसरी थी, और ये पहली थी, प्रथम। ठीक है। इसके बाद जब ये कार्यक्रम हो गया, इसके बाद इनका संचालन करने के लिए ये व्यापारिक कारखाने इनके खुल गए। अब इन व्यापारिक कारखानों का संचालन करने के लिए इनका प्रमुख भी नियुक्त किया गया, और वहीं से पुर्तगाली साम्राज्य की एक व्यवस्थित, एक सिस्टमैटिक शुरुआत मानी जाती है, जहाँ से एक सिस्टम शुरू होता है, और वो होता है 1505 से। कब से होता है? 1505 से। अब क्या होता है 1505 में, देखते हैं हम। कि 1505 में पुर्तगाली साम्राज्य का प्रथम गवर्नर जनरल बनकर आता है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। आप अल्मीडा याद रखिएगा, ये आपको याद आ ही जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स में हमको एक उसका
कीवर्ड पता लग जाए तो हम उस क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा पुर्तगाली साम्राज्य का प्रथम गवर्नर बनकर भारत आया। और यह भी प्रश्न पूछता है कि पुर्तगाली साम्राज्य का प्रथम गवर्नर कौन था, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा पुर्तगाली साम्राज्य का प्रथम गवर्नर बनकर भारत आया और ये 1505 से 1509 तक भारत में रहा है। कब तक रहा है? 1505 से 1509 तक भारत में ये गवर्नर रहा है। और इसने भारत में पुर्तगाली साम्राज्य को व्यवस्थित करने के लिए, पुर्तगाली साम्राज्य की जो व्यवस्था थी उसको थोड़ा सा विस्तार करने के लिए इसने एक नई नीति चलाई जिसे ब्लू वाटर पॉलिसी कहा गया। क्या कहा गया? ब्लू वाटर पॉलिसी। शांत जल नीति। से नीले पानी की नीति। कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शांत जल नीति भी कहा जाता है, नीले पानी की नीति भी कहा जाता है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई और इस ब्लू वाटर पॉलिसी का जो मेन फंक्शन था वो फंक्शन ये था कि वो समुद्र पर एकाधिकार करना चाहता था। इसका ये मानना था, इस ब्लू वाटर पॉलिसी का जो आधार था वो ये था कि यदि समुद्र पर अधिकार कर लिया तो हमारा व्यापार पर अधिकार बना रहेगा, क्योंकि जो व्यापार होता था वो समुद्री मार्ग से ही होता था। तो इसने उस समुद्र पर अधिकार करने के लिए ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई। अब इसके बाद जो दूसरा और सबसे प्रमुख गवर्नर जनरल बनकर भारत आया, अब मैं ये 1515 तक भारत में रहा, ये था अल्बुकर्क। कौन था? अल्बुकर्क था। और अल्बुकर्क को, यहां से भी एक प्रश्न बनता है, अल्बुकर्क को पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है और यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। अल्बुकर्क को वास्तविक संस्थापक माना जाता है या वास्तविक संस्थापक कहा जाता है किसका? पुर्तगाली साम्राज्य का। क्यों? क्योंकि इसने भारत में आने के पश्चात सबसे पहले इस ब्लू वाटर पॉलिसी को संज्ञान में रखते हुए इसने भारत में कई कार्य किए और जो इसका सबसे पहला महत्वपूर्ण कार्य था वो ये था, इसने 1510 में बीजापुर के शासक, यहां से प्रश्न पूछता है और कई बार पूछा गया है, बीजापुर का शासक था यूसुफ आदिल शाह। यूसुफ आदिल शाह उस समय 1510 में गोवा एक प्रसिद्ध बंदरगाह के रूप में ख्याति प्राप्त थी, गोवा की ख्याति थी। और ये जो बंदरगाह था गोवा, वो बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह के अंडर कस्टडी में था, उनके अधिकार क्षेत्र में था। और 1510 में अल्बुकर्क उस गोवा बंदरगाह को यूसुफ आदिल शाह से जीत लेता है। क्या करता है? ये जीत लेता है बीजापुर के शासक से। किसको? गोवा को। ठीक है। ये अल्बुकर्क अपना सामाजिक विस्तार बढ़ाने के लिए, इसका जो सोशल स्टेटस है उसमें वृद्धि हो, मतलब सामाजिक स्तर, इसकी जनसंख्या में वृद्धि हो। अब पूरा पुर्तगाल तो यहाँ उठ के नहीं आ जाएगा, तो जो लोग यहाँ हैं, पुर्तगाली नागरिक जो यहाँ आए थे, उनसे सामाजिक स्तर का विकास हो, इसलिए इसने क्या किया? इसने पुर्तगाली नागरिकों को भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए प्रेरित किया। और ऐसा करने से एक जो नई जनरेशन पैदा होगी वो एंग्लो इंडियन होगी, ये इसकी विचारधारा में था और वो एक पुर्तगाली की भांति ही वर्क करेगी। तो इसने क्या किया? पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं से विवाह हेतु प्रेरित किया। क्या किया? भारतीय महिलाओं से विवाह हेतु प्रेरित किया। ठीक है। उस समय के भारत के सबसे प्रसिद्ध शासक, जिनका बहुत ही विशेष योगदान भारत की राजनीति में रहा है,
तत्कालीन शासकों में उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में है। विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय के अल्बुकर्क से अच्छे संबंध थे, ऐसे प्रमाण मिलते हैं। और कृष्णदेव राय के संरक्षण में ही या कृष्णदेव राय के सानिध्य में इसने भटकल में एक दुर्ग का भी निर्माण किया था। कृष्णदेव राय ने भटकल में एक दुर्ग का निर्माण किया था, जिसके लिए अल्बुकर्क ने कृष्णदेव राय की बड़ी ही प्रशंसा की थी। अब आगे चलते हैं। देखिए, इसके बाद एक अन्य प्रमुख गवर्नर बनकर आता है नीनो डी कुन्हा, और ये 1529 से 1535 तक भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का गवर्नर रहता है। इसकी विशेषता ये है, जिस गोवा को 1510 में यूसुफ आदिल शाह से अल्बुकर्क ने जीता था, उसी गोवा को इसने 1503 में पुर्तगाली साम्राज्य का मुख्यालय बना दिया। किसको बना दिया? गोवा को। 1530 में पुर्तगाली साम्राज्य का इसने मुख्यालय बना दिया गोवा। गोवा से पहले इसका मुख्यालय कौन सा था? कोचीन, जहां पर पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री स्थापित हुई थी। तो ये एक लंबे समय तक फिर पुर्तगालियों का जो मेन हब था वो गोवा बना रहा, उनका मुख्यालय बना रहा। पुर्तगालियों से एक और जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये भी पूछा जाता है, भारत में जो यूरोपीय कंपनियां आईं, उन सब यूरोपीय कंपनियों में जो सबसे पहले कंपनी आई थी वो पुर्तगाली ही थे, और सबसे बाद में जो गए हैं भारत से वो भी पुर्तगाली थे। भारत में पुर्तगाली आज़ादी के बाद 1961 में भारत से गए थे। भारत से ये वापस कब गए थे? 1961 में गए थे। गोवा और दमन और दीव को उन्होंने छोड़ा था। तो ये ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आने वाले पुर्तगाली थे और सबसे बाद में जाने वाले पुर्तगाली थे। ये भारत की आज़ादी के भी बाद 1947 में भारत को आज़ादी मिली थी, और उसके भी इतने लंबे समय के बाद यानी 1961 में भारत से वापस